स्वाभाविक रूप से जब हम लोग कोरोना कालखंड की बात करेंगे तो देश के हित में 135 करोड़ आबादी के हित में समय से लिए गए निर्णय के साथ ही गरीब कल्याण पैकेज, प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज और आत्मनिर्भर भारत की बात भी स्वतः ही हम सबके दिलो दिमाग में आ जाती है। याद करिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन का वह वृतांत, जब वह जगतगुरु आदि शंकराचार्य की जीवनी को लिखते हैं तो उस समय वह उनके जीवन की एक घटना का उल्लेख करते हुए बहुत मानवीय संवेदना की बात सामने रखते हैं कि आखिर आदि शंकराचार्य को हमने जगत गुरु के रूप में क्यों माना है। उनके अंदर शास्त्र के मर्म को जानने, मानवीय संवेदना की उच्चतम भावनाओं का जो पुट था, उसके कारण हम लोगों ने उन्हें यह सम्मान दिया। और जो बात उनके द्वारा वहां पर जीवनी में लिखी जाती है कि आदि शंकराचार्य एक बार भिक्षाटन करते हुए जा रहे थे। भिक्षा का अपना महत्व तो होता है। एक सन्यासी जब भिक्षा लेने के लिए जाता है तो वह दिन में एक घर से ही भिक्षा लेगा। भिक्षा ये कोई पेशा नहीं है, अपने अहम को तुष्ट करने का माध्यम भी नहीं है, बल्कि लेने वाला भी और देने वाला भी दोनों अहंकार से मुक्त होकर के एक भाव से जुड़ सकें, यह उसके पीछे का भाव है। हम अपने अहंकार को नष्ट कर सकें और समाज के प्रति हमारे मन में एक आत्मीयता का भाव जागृत हो सके, बंधुत्व का भाव जागृत हो सके, इसके पीछे की भावना होती है। इसलिए एक घर में ही भिक्षाटन के लिए आह्वान करना, जो कुछ उसे प्राप्त हो जाए उससे ही फिर अगले 24 घंटे तक अपना निर्वहन करना। तो यही बात आदि शंकराचार्य के जीवन में आती है कि वो एक घर के सामने जाते हैं। स्वाभाविक रूप से भिक्षा मांगने के लिए वो एक सन्यासी वहां जाएगा जहां उससे अपेक्षा होगी कि हां भिक्षा मिल पा सकती है। तो एक बड़े महल के सामने, महल नुमा भवन के सामने जाते हैं। वहां पर उन्होंने भिक्षा के लिए आह्वान किया। घर की जो मालकिन है वह भिक्षा लेकर के सामने आती है। उनके आह्वान और भिक्षा लाने में जो समय लगा, इस दौरान आदि शंकराचार्य की नजर उस मकान के ठीक सामने पड़ी हुई एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसमें भूख से एक व्यक्ति की कराह निकल रही थी। आदि शंकराचार्य को बड़ा अजीब लगा। सामने इतना बड़ा भवन, किसी भी चीज की कमी नहीं, और इसके ठीक सामने एक झोपड़ी में दीनहीन स्थिति में भूख से तड़पता हुआ एक व्यक्ति। जब तक घर की मालकिन भिक्षा लेकर के आती है तब तक उन्होंने सारा दृश्य देखने के बाद जब भिक्षा उनके सामने आती है तो आदि शंकराचार्य भिक्षा के लिए अपना पात्र आगे तो करते हैं, लेकिन जैसे ही भिक्षा गिरती है वो अपने पात्र को पीछे कर लेते हैं। तो घर के मालिक किनको इस बात पे आश्चर्य होता। उन्होंने कहा आपने भिक्षा मांगा था, आप पीछे क्यों कर रहे हैं अपने पात्र को। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि मुझे आश्चर्य होता है कि आपके घर के सामने ये महल नुमा जो आपका आवास है, इसके सामने एक व्यक्ति भूख से करा रहा है, कई दिनों से इसे भोजन नहीं मिला है। आपकी नजर क्या कभी इस गरीब पर पड़ी? अगर पड़ी होती तो संभवतः वह व्यक्ति आपके घर के सामने इस प्रकार से भूख से तड़प रहा नहीं होता। और अगर नहीं पड़ी है तो ये आपकी कहीं ना कहीं संवेदना का भाव आपके अंदर है, और इसलिए आपकी इस भिक्षा से मैं संवेदनहीन नहीं होना चाहता। उन्होंने भिक्षा नहीं ग्रहण की, वहां से वो चले गए। कहने के लिए सामान्य स्थिति में ये व्यक्ति की मर्जी है, कोई भिक्षा दे कोई न दे, या कोई ले न ले, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी संवेदना इसके तह में छुपी हुई है। आदि शंकराचार्य को ये लगा कि अगर अपने घर के सामने बैठे हुए व्यक्ति या रह रहे व्यक्ति की पीड़ा इन्हें नहीं दिखती है, तो अगर मैं भी इनका अन्न खाऊंगा तो मैं भी ऐसे ही संवेदनहीन हो जाऊंगा। इसलिए उन्होंने भिक्षा ग्रहण नहीं की। मुझे लगता है ये संवेदना अगर समाज के प्रत्येक तबके में आ जाए, प्रत्येक नागरिक में आ जाए, कहीं गरीबी नहीं रहे, कहीं कोई अभाव नहीं रहेगा, कहीं कोई अराजकता नहीं रहेगी, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं रहेगी। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, हर व्यक्ति ये मानता था एक 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह बहुत होगा, 10 दिन के अंदर लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के तीसरे दिन ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा कर दी, और इस देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था, रसोई गैस की व्यवस्था, अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए उन्होंने उस समय घोषणाएं की और उसको सफलतापूर्वक लागू भी किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की, एक गरीब को फ्री में रसोई गैस मिलेगा, एक गरीब को फ्री में राशन मिलेगा, वृद्धजन को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को फ्री में पेंशन इनको एडवांस पेंशन की राशि इनकम उपलब्ध करवा देंगे, फ्री में उपचार की व्यवस्था करा देंगे। यह सारा कार्यक्रम एक व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में जिन मानवीय संवेदनाओं से भरपूर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की संवेदनाओं के साथ साथ जिस वैचारिक पृष्ठभूमि से वो निकले और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की परंपरा में जो कुछ भी वैचारिक अधिष्ठान से हम सबको संस्कार प्राप्त हुआ, उसकी प्रेरणा थी कि प्रधानमंत्री देश का संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप कौन सा तबका सर्वाधिक प्रभावित होने वाला है, उस तबके के हित के लिए तत्काल शासन से घोषणा होनी है। इस घोषणा को उन्होंने करते हुए इसको सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी किया, और आज भी देश का 80 करोड़ नागरिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का लाभ ले रहा है। कहीं ना कहीं इसके अंतःकरण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प छुपा हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात और कही थी, आर्थिक प्रगति का मापदंड
ऊंचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से या विकास की प्रक्रिया के सबसे ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं की जा सकती, बल्कि आर्थिक प्रगति का मानक होगा समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की स्थिति। गरीब कल्याण पैकेज हो या आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा, कहीं ना कहीं इसकी तह में अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा, जिसमें उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के बारे में बात की, गांवों के स्वावलंबन की बात की, गांव को आत्मनिर्भर बनाने की बात की। आत्मनिर्भर भारत एक आत्मनिर्भर गांव का ही एक ऐसा सशक्त स्वरूप है जो दुनिया का मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं पंडित जी की यह प्रेरणा है और वह कार्यक्रम आज जिस तेजी के साथ चला है वह अद्भुत है। और मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस कालखंड के दौरान हम लोगों ने गरीब कल्याण पैकेज को भी सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में लागू किया। आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम को भी उत्तर प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। आत्मनिर्भर भारत वास्तव में इसका आधार स्वदेशी है, स्वावलंबन है, एक जीवंत व्यवस्था है। भारत की परंपरागत कारीगरी और शिल्प है, एक ऐसी सप्लाई चेन इसके माध्यम से बनाना जहां पर डिमांड और सप्लाई के बीच में एक संतुलन हो सके। और यही आधार तो तय करने के लिए अंत्योदय की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय करते हैं और कोविड-19 से जूझ रहे दुनिया को आत्मनिर्भर ताकि और अग्रसर करने के लिए यही आह्वान प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा होता है। आत्मनिर्भर भारत का आधार हमारा गांव बनेगा, हमारा किसान बनेगा, हमारी परंपरागत शिल्प बनेगी, हमारा परंपरागत प्रोडक्ट बनेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं विगत 3 वर्षों के दौरान, जो आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के हिस्से हैं। क्योंकि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, एक राज्य नहीं, ये भारत की कुल आबादी की 17% आबादी को अपने यहां जीवन यापन करने की सुरक्षा देता है, सुविधा भी देता है। भारत के कुल जीडीपी में जिसका योगदान 8% से अधिक है और जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य जिसका 56% आबादी युवा है, कामकाजी है, अनंत संभावनाओं से भरपूर। देश की अंतरात्मा जिस राज्य में निवास करती है वही उत्तर प्रदेश, जहां राम पैदा हुए, जहां कृष्ण पैदा हुए, जहां पर शंकर की पावन नगरी, सबसे दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी स्थित है, जहां मां गंगा और यमुना का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनका संगम जिस धरती पर हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण जिस उत्तर प्रदेश की प्रयागराज को और प्रयागराज कुंभ को यूनेस्को ने
मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के वैश्विक स्तर पर उसको महत्व दिया हो, वह उत्तर प्रदेश। पिछले 3 वर्षों के दौरान इस आत्मनिर्भर भारत का आधार बना है। याद करिए, जब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी 2018 को एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की। यह अपने परंपरागत कारीगरों को, हस्तशिल्पियों को उनकी पहचान देने का एक आधार है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना। यह 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस कार्य योजना के माध्यम से हम लोगों ने 1 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को कई गुना बढ़ाया है। एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब हम उत्तर प्रदेश के आर्थिक उन्नयन में योगदान दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ रोजगार की संभावनाओं को भी उतनी गति के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ की चिकन कारीगरी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। आज सरकार ने उसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ शामिल करके उसे वैश्विक मंच प्रदान करने का कार्य प्रदेश सरकार कर रही है। इसी प्रकार से मेरठ का स्पोर्ट्स आइटम, मुरादाबाद का ब्रॉस का आइटम, अलीगढ़ का हार्डवेयर का कार्य, कन्नौज का इत्र, पीलीभीत की बांसुरी, वाराणसी की साड़ियां, भदोही की कालीन, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग, यानी ये हर जिले में कुछ ना कुछ है और ये आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा। हर एक जिले में कुछ ना कुछ है। हम सौभाग्यशाली हैं, 75 जिले हैं, 75 जिले के लिए एक आइटम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर उसकी ब्रांडिंग, उसकी मैपिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी डिजाइनिंग, इन सब के लिए सरकार सहयोग कर रही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के दूसरे आयोजन में 2019 में हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना प्रारंभ की। यह हमारे गांव का वे परंपरागत कारीगर, राजमिस्त्री, कारपेंटर, गांव का नाऊ, गांव का मोची, गांव का हलवाई, गांव से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो बहुत बड़ा योगदान देता है एक गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए। बदहाल स्थिति में था, कोई पुरसा हाल नहीं था। उसकी आवाज को आवाज देने के लिए सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना प्रारंभ की। माटी कला बोर्ड के माध्यम से कुम्हारों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्यक्रम। ये सभी कार्यक्रम ऐसे थे जो एक आत्मनिर्भर गांव की परिकल्पना को साकार कर सकता है। इसके लिए उनकी ट्रेनिंग, उन्हें टोल किट उपलब्ध कराना और फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से उन्हें बैंकों के साथ जोड़ करके लोन की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने कोरोना कालखंड के दौरान 20,000 से अधिक ऐसे लोगों को बैंकों से लोन उपलब्ध कराने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश देश के अंदर कुल 6 करोड़ एमएसएमई हैं और उस 6 करोड़ एमएसएमई में अकेले उत्तर प्रदेश में 90 लाख से अधिक हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कितना हम लोग, कितनी पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश में। 90 लाख एमएसएमई का एक जाल उत्तर प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। गांव गांव में, कस्बे कस्बे में एकदम नयापन आपको देखने को मिल सकता, उसको ढूंढने की आवश्यकता थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण में
10,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण 4,32,000 से अधिक अपने एमएसएमई यूनिट को उपलब्ध करवाया है। क्योंकि बंदी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान उनको पूंजी की कमी उनके सामने महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने बैंकों के साथ मिलकर के अब तक संपन्न किया है। साथ ही साथ हमारे यहां रोजगार सृजन के लिए भी अनेक उद्योग क्रियाशील थे। लॉकडाउन के दौरान पूंजी का अभाव हुआ, रोजगार और स्वरोजगार के साथ जोड़ने के लिए कोई अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, कोई एमएसएमई बंद हो गया था, नहीं चालू कर पाया था, इन सब के लिए भी 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण अब तक हम बैंकों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध करवा चुके हैं। प्रदेश में मनरेगा के माध्यम से, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भी, बड़े बड़े हाईवे, एक्सप्रेसवे और अन्य कार्यों के माध्यम से भी, सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से भी प्रदेश के अंदर रोजगार सृजन का एक रिकॉर्ड हमने स्थापित किया है। एक बड़े कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है और मुझे लगता है ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा अभियान है, बहुत बड़ा अभियान है। इस अभियान की आधारशिला आत्मनिर्भर भारत है। या आत्मनिर्भर भारत का आधार ये अभियान है, ये कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों को हम एक जोड़ करके आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए। आज उनके लिए प्रदेश में कार्य की कमी नहीं। हमने उसको सुरक्षा भी दी, हमने उसको रोजगार भी देने का कार्य किया और अगर कोई स्वतः रोजगार के साथ जुड़ना चाहता है तो बैंकों के साथ जोड़ करके हम उसे इसका पार्ट बना रहे हैं, इसका अभियान का हिस्सा बना रहे हैं। वास्तव में आत्मनिर्भर भारत ही एक समृद्ध और सशक्त भारत का आधार बनने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देशवासियों का यह आह्वान किया है कि हम आत्मनिर्भर भारत के साथ जुड़ें। भारत के स्वदेशी को, भारत के स्वावलंबन को, भारत के गांवों में बनने वाले उत्पाद को अगर हम प्राथमिकता देते हैं तो ये स्वाभाविक रूप से भारत को न केवल स्वावलंबी बनाता है बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर करता है। और यही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, जब गांव में बनने वाला उत्पाद को मार्केट में मिलने लग जाएगी तो रोजगार का सृजन भी होगा, साथ साथ लोगों को सस्ता टिकाऊ माल भी मिलेगा, प्रोडक्ट भी मिलेगा, एक विश्वसनीयता भी बनी रहेगी। और यही विश्वसनीयता आज इस पूरे कार्यक्रम का आधार है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर मनाया। अनेक रचनात्मक कार्यक्रम इस दौरान हुए और इसके उपरांत अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती कार्यक्रम को अलग अलग प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जोड़ते हुए न केवल शासन की योजनाओं का प्रचार प्रसार बल्कि शासन की योजनाओं से समाज को स्वावलंबन की ओर अग्रसर कैसे किया जा सकता है, इस कार्यक्रम को भी हाथ में लेकर के एक बृहद अभियान का भी स्वयं पार्ट बने हैं, हिस्सा बने हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आत्मनिर्भर भारत हमारे गांवों से और हमारे परंपरागत उत्पाद को हम उसको प्रमोट कर पाएंगे, उससे वह और मजबूती प्रदान करेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की नीति, विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़ी हुई नीति, ये जो कार्यक्रम है ये सभी उसी को एक मजबूती प्रदान करने के आधार हैं। इसमें कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है।
कृषि के क्षेत्र में जो व्यापक आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, खेती किसानी अब किसानों के लिए घाटे का नहीं बल्कि एक लाभकारी जरिया बनेगा। और यह अभी संसद में पास किए गए 3 कृषि संबंधी विधेयकों के माध्यम से ये चीजें सामने आई हैं। यानी किसान वन नेशन वन मार्केट के आधार पर अपनी उत्पाद को कहीं भी देश के अंदर अब बेच सकता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक बहुत बड़ा कार्य ये हुआ है। दूसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को हर हाल में मिलेगा। तीसरा, जो मीडिएटर बिचौलिए किसान का लाभांश हड़प लाते थे, अब ये नहीं चल सकता है। किसानों के हित में जो ये निर्णय लिए गए हैं, ये बहुत अभूतपूर्व निर्णय है। कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा, हर एक विकास खंड के अंदर भंडारण गृह बनाने, कोल्ड स्टोरेज बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना, यह अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम है। एफपीओस का गठन करना, किसानों का ही उत्पादक संगठन बन करके फिर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत के आधार बनेंगे। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर अभियान के इस कार्यक्रम के साथ हर भारतवासी को जोड़ना चाहिए। एक आत्मनिर्भर भारत, एक समृद्ध और सशक्त भारत के लिए आवश्यक है। और इसलिए आज के इस अवसर पर जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती कार्यक्रम के अवसर पर वर्चुअल संवाद के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस पूरे अभियान के साथ पूरी पवित्रता के साथ जुड़ करके हम लोग आम जनमानस के सामने वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। मैं इस वर्चुअल संवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सदैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन से प्रेरणा लेकर के पूरी संवेदनशीलता के साथ अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए शासन की योजनाओं को ईमानदारी से पहुंचाने के अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।